यहाँ पर शताब्दी ट्रेवलर्स के ऑफिस में घुसकर जबरन कपल का वीडियो बनाने का आरोपी, उसके खिलाफ जो एक्शन लिया गया है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई की है। पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में आरोपी के घर को बुलडोजर से गिरा दिया। शताब्दी ट्रैवलर्स के कार्यालय में एक कपल बैठा हुआ था। इस दौरान आरोपी ने जबरन फोटो खींचना शुरू कर दिया। जब ट्रैवलर्स कंपनी के कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कर्मचारी पर हमला बोल दिया। 2 बाइक को भी आग लगा दी। और आइए बढ़ते हैं आगे। जालौन के बाद खबर जानिए योगी सरकार से जुड़ी हुई। योगी सरकार में जिहादियों के एजेंडे पर ब्रेक लगा हुआ है। संभल में हुए दंगों की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कैसे हिंदुओं की डेमोग्राफी को चेंज करने की साजिश रची गई, लेकिन पूरे यूपी में योगी सरकार जिसने इन चीजों को ही बदल दिया। 2017 के बाद हिंदुओं का पलायन रुका है। योगी सरकार में दंगा करने वालों पर लगाम लगी है। कानून व्यवस्था पर हिंदुओं का भरोसा जगा है। 68 पौराणिक तीर्थ स्थल मुक्त कराए गए हैं। 19 प्राचीन कूप कब्जा से मुक्त कराए गए, सर्वे कराया और अराजक तत्वों को जेल भेजा गया है। हिंदुओं के संहार की योजना को ध्वस्त किया गया है। हिंदुओं का जो संहार किया गया है 2017 से पहले, उसको ध्वस्त कर दिया योगी सरकार ने आने के बाद। सख्त कानून व्यवस्था के साथ आप कह सकते हैं विकास की योजनाएं लाई गई। कानून व्यवस्था मजबूत हुई, दंगाई जेल भेजे गए। संभल से हिंदुओं का पलायन फिर रुका और सुरक्षा को लेकर हिंदुओं का भरोसा जागा। बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई और कुल 1067 अतिक्रमण हटाए गए। 68.942 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई। संभल में पिछले साल हुए दंगे पर बनी जांच कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक संभल में डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची गई थी, लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद संभल से हिंदुओं का पलायन रुका है। कानून व्यवस्था पर हिंदुओं का भरोसा जगा है। योगी सरकार में दंगा करने वालों पर लगाम लगी है। सख्त कानून व्यवस्था के साथ साथ संभल में विकास योजनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। इन सब चीजों का नतीजा ये रहा कि संभल से हिंदुओं का पलायन रुका, कानून का इकबाल मजबूत हुआ और दंगाई जेल में भेजे गए। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने संभल जांच रिपोर्ट को पूरी तरह से सही बताया है। उन्होंने कहा है कि संभल में जब जब दंगे हुए वहां हिंदुओं को मारा गया। जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट बिल्कुल अक्षरशः सही है। वहाँ हिंदुओं का पलायन मुसलमानों के खराब रवैये के कारण से, आक्रामकता के कारण से वहाँ हिंदू पलायन कर गया है। वहीं विनय कटियार का कहना है कि संभल में कई मंदिरों को तोड़ा गया। आज हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। राज्य सरकार को भी अंकुश लगाने की जरूरत है और इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वो फ्री स्टाइल हो गए हैं, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का कहना है कि हिंदुओं ने मजबूरी में पलायन किया, कोई अपना घर ऐसे ही नहीं छोड़ता। अंग्रेजी में कहावत है मेजोरिटी ऑफ द माइनॉरिटी। मुसलमान इस देश में अल्पसंख्यक कहलाते हैं, लेकिन संभल में वो बहुसंख्यक पिछले 50 साल में हो गए हैं। और ऐसा पलायन कोई मन से, कोई अपना घर, बहुत ही मजबूरी रही होती है, वरना कोई अपना गांव और घर नहीं छोड़ता है। आतंक रहा होगा, लड़कियां छेड़ी गईं, जमीनों पर कब्जे किए गए। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले की सरकारों ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। ये दुर्भाग्य है कि आज के दिन में इतने लंबे अंतराल पर भारत देश आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन किस तरीके से तुष्टीकरण की नीति अपना के वहां की संख्या घटाई गई और दंगे कितने हुए, 15 दंगे। संभल हिंसा पर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में हिंदू आबादी कम होने के खुलासे से
विश्व हिंदू रक्षा परिषद गुस्से में है। संभल जाने के ऐलान के बाद हिंदू रक्षा परिषद अध्यक्ष गोपाल राय के आवास पर पुलिस तैनात कर दी गई। गोपाल राय ने संभल जाकर पीड़ित परिवारों से मिलने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। संभल मुद्दे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अभी न्यायिक जांच आयोग की जांच रिपोर्ट साझा नहीं की जाएगी। जांच रिपोर्ट पहले कैबिनेट में पेश की जाएगी और बाद में सार्वजनिक होगी। न्यायिक जांच रिपोर्ट का अभी हमने इसमें कोई जानकारी नहीं देने वाले हैं। न्यायिक जांच रिपोर्ट की हम जानकारी सार्वजनिक तभी करेंगे जब हम कैबिनेट में ले जाएंगे और कैबिनेट में ले जाने के उपरांत उसको हम कार्रवाई के लिए आगे भेजेंगे। उसके बाद ही आपसे उस संबंध में हम बात करेंगे। और आगे बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजधानी लखनऊ में घुमंतू जातियों के कल्याण के लिए आयोजित विमुक्त जाति दिवस समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे कार्यक्रम होगा। गोमती नगर में ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे होना है। इससे पहले आपको बताएं, मुख्यमंत्री योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल नोएडा में डिफेंस सेक्टर के लिए सामान बनाने वाली फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। इस फैक्ट्री में डिफेंस सेक्टर के लिए ड्रोन भी बनाए जाते हैं। अब इस मौके पर सीएम योगी ने कहा है कि ब्रह्मोस अभी भारत की नई पहचान बन चुका है, जिसका नया पता अब लखनऊ है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था और निवेश की बेहतर संभावनाओं के लिए सीएम योगी की तारीफ की। नोएडा में सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा उपकरण और ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री पहुंचे और उसका उद्घाटन किया। कंपनी की तरफ से बनाए गए ड्रोन को उड़ाकर भी दिखाया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने पीएम मोदी और रक्षा मंत्री का आभार जताया। सीएम योगी ने कहा कि जब शस्त्र और शास्त्र दोनों में बेहतर तालमेल होगा तभी कोई राष्ट्र शक्तिशाली होगा। शांति मांगने से नहीं मिलती, खुद को शक्तिशाली राष्ट्र बनाना होगा। शेर अपनी दहाड़ से न केवल जंगल का राजा होता है बल्कि सब पे शासन करने की सामर्थ्य भी रखता है और सबका एक हीरो भी होता है। सीएम योगी ने कहा कि ब्रह्मोस अभी भारत की नई पहचान बन चुकी है, जिसका नया पता लखनऊ है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का असर पूरी दुनिया ने माना है। अब लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में भी जाना जा रहा है, क्योंकि लखनऊ की जो मुस्कुराहट है वह तब तक अधूरी थी जब तक वहां से मिसाइल की गूंज दुश्मन के कानों तक न गूंजे, और अब वह और अच्छे ढंग से देखने को मिल रही है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ब्रह्मोस ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए सीएम योगी की तारीफ की। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले यहाँ फैक्ट्री लगाना कठिन था, लेकिन अब यूपी में निवेश का माहौल है। यह प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के लिए नई सोच और नई नीतियों की यह पहचान बनता जा रहा है। यहां स्टार्टअप की इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बिजनेस समिट हो रही हैं। नोएडा के फेज 2 औद्योगिक क्षेत्र स्थित इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कंपनी में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। राफे एम फाइबर कंपनी भारतीय सशस्त्र बलों व पुलिस बल के लिए ड्रोन, मानव रहित यान के इंजन व अन्य सिस्टम का निर्माण करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम करने जा रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम का 125वां एपिसोड होगा। इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी देशवासियों के सामने कई अहम समसामयिक मुद्दों की चर्चा करेंगे और उस पर अपनी राय रखेंगे। खबर चंदौली से है अगली, जहां पर शराब तस्करों ने बिहार में अवैध शराब तस्करी का अनोखा तरीका निकाला। मालगाड़ी से शराब तस्करी का मामला सामने आया है।
यूपी बिहार बॉर्डर पर पुलिस ने शराब तस्करी के अनोखे तरीके पर से पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने रेलवे ट्रैक से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की, साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। इसके पास से पुलिस ने 121 पेटी शराब बरामद की है। अवैध तस्करी किए जा रहे पूरे माल को बरामद किया गया, जिसमें कुल 121 पेटी शराब की बरामदगी हुई, जिसमें देशी शराब, अंग्रेजी शराब और बियर की मात्रा शामिल है। इसको अगर हम लीटर में लें तो ये 1140 लीटर टोटल शराब की मात्रा होती है और इसका बाज़ार मूल्य करीब 8 लाख रुपए है। और अब जानिए अमरोहा की खबर, जहां पर मशहूर हाशमी दवाखाना के नाम से मशहूर बड़े कारोबारी हाशमी परिवार के वारिस को फोन पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर से धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि हाशमी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी के बेटे डॉक्टर बुरहानुद्दीन हाशमी से अज्ञात कॉलर ने कॉल करके 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की है। धमकी देने वाले ने खुद को बिश्नोई गैंग से बताते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। बोल रहा हूँ लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से रोहित गोदारा का छोटा भाई। जी भाई, तो आप भाई मुझे क्यों फोन कर रहे हैं या क्यों मैसेज कर रहे हैं इस तरीके से? भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, तेरे से देख मैं एक अंदर की बात बताऊं, तेरे से प्यार प्रेम से बोल रहा हूँ। मेरे को फिरौती चाहिए, 2 करोड़ रुपए की फिरौती चाहिए। उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने को रेडी हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, वो पैसे चाहिए भाई मेरे को। तो भाई मैंने जो है क्या मतलब आप मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या ऐसा करा है जो आप मुझे मेरे साथ इस तरीके से बात कर रहे हैं? वो उस चीज को तू छोड़ दे, क्या किया क्या नहीं किया, तो वो उस बात तो मैं जानना ही नहीं चाहता। तो ये बता दे कि पैसे देने कि नहीं देने, उस चीज को बता मेरे को। तो मैं इस सिलसिले में आपके अपने फादर से बात करा दूंगा, वो उनसे बात कर लीजिएगा एक बार आप बेहतर। तूने FIR करवा दी, तू 1 महीना ले ले, 2 महीना ले ले, अगर हमारा पता भी लग जाए ना, तेरे को इतना सा भी पता लग जाए कि तेरे घर की रेकी कौन कर रहा है, उसका भी पता लग जाए ना, तो नाम बदल देना, बदमाशी छोड़ देंगे। हाँ, तो आप जो है मेरे फादर से बात कर लीजिए इस सिलसिले में, उनसे बात करा दूंगा मैं आपकी। बताइए किस टाइम बात कराऊं? भाई मेरे को इसी टाइम इससे मतलब तेरे को अभी कितना हो रहा है इंडिया में टाइम कितना हो रहा है, टाइम बताना इंडिया का। जी दोपहर हो रही है, यहाँ पे 3:30 बज रहे हैं। तो तू इंडिया के मुझे 12 बजे 1 बजे कॉल कर देना, 1 बजे कॉल करूंगा तेरे को, कल 1 बजे मेरी तेरे फादर से बात कर। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे राहुल गोदारा के नाम से आई कॉल ने अमरोहा के दवा कारोबारों की नींद उड़ा दी है। दवा कारोबारी के बेटे डॉक्टर बुरहान पर व्हाट्सएप कॉल आने से उसकी नींद उड़ी, तो उस कॉल ने 2 करोड़ की फिरौती की मांग की गई। 30 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। अभी तक उस गैंग के सदस्य का पुलिस को पता नहीं चला है। सूत्रों के माने तो उस कॉल ने जिस नंबर से कॉल आई थी वो पुर्तगाल देश की बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच करने में जुटी हुई है। लेकिन दवा कारोबारी 30 दिन से लगातार अपने घर में कैद बना हुआ है। खबर हापुड़ से अगली, जहां पर मनवीर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक के बेटे और हत्या में शामिल 3 अन्य आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक मृतक के बेटे ने ही अपने पिता की 12 लाख की सुपारी देकर हत्या करवाई। प्रॉपर्टी को लेकर आरोपी बेटे ने अपने पिता की हत्या करवाई। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई की। बता दें आपको कि पुलिस को 3 दिन पहले ततारपुर गांव के जंगल में शव मिला था। मनवीर पुत्र श्री राम जो तातारपुर में रहने वाले थे, इनकी हत्या हो गई थी दिनांक 27/8/25 को। इस पूरे घटना का अनावरण करते हुए मनवीर के पुत्र विशाल उर्फ सौरभ की गिरफ्तारी हुई है और विशाल उर्फ सौरभ से पूछताछ के बाद गुड्डू उर्फ रामगोपाल, जो कि विशाल का दोस्त था, उसी के गांव का था, और गुड्डू के जो दोस्त थे बाबू उर्फ विक्रांत, गगन पुत्र पप्पू, जो कि एक तातारपुर का रहने वाला था, गगन जो है मुरादपुर का रहने वाला है, ये दोनों की गिरफ्तारी हुई।
उधर आगरा से खबर जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। इको कार और बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई और इस टक्कर में बाइक में आग लगी है। यहाँ ये भी जानकारी मिल रही है कि एक शख्स की मौत हो गई है, दूसरा साथी इसके घर का नाम कुछ पता चला? फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर प्रतापगढ़ में करंट की चपेट में आने से मां बेटे की मौत हो गई है। घटना लीलापुर थाना क्षेत्र के तेजगढ़ गांव की है। कपड़ों को हटाते हुए महिला का करंट की चपेट में आने का जैसे ही पता बेटे को लगा, बेटा मां को बचाने की कोशिश में जुट गया। दोनों करंट की चपेट में आ गए, दोनों की मौत हो गई। कल रात्रि लीलापुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तेजगढ़ में लाल पीयूष प्रताप सिंह के बेटे लाल सारान सिंह उम्र 24 वर्ष व पत्नी विद्योत्मा सिंह उम्र 55 वर्ष की घर के अंदर बिजली का करंट लग जाने से मृत्यु हो गई। पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की गई। मृतकों के परिजनों द्वारा किसी भी प्रकार की आशंका व्यक्त नहीं की गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में किनारे बंद हुई स्पीड बोट अब फिर से शुरू हो गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 के संचालकों ने सुरक्षा के मानक पूरा करके इसे चलने का एफिडेविट दिया, जबकि प्लेटफॉर्म नंबर 4 के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने टेंडर जारी किया है। जल्दी यहां भी स्पीड बोट का संचालन शुरू हो जाएगा। वर्तमान में ये दोनों प्लेटफॉर्म्स हमारे संचालित हैं। इसके अतिरिक्त जो 7 नंबर प्लेटफॉर्म को भी हमने कैंसिल किया था, उनका जो बकाया था वो उन्होंने जमा कर दिया है। तो इसके उपरांत 7 नंबर का भी संचालन अभी हो रहा है। वर्तमान में कुछ और भी बकाया उनका बचा हुआ है, जिसके लिए उनको कुछ समय दिया गया है। 10 नंबर प्लेटफॉर्म ने सरेंडर कर दिया था, तो वो अभी वर्तमान में संचालित नहीं है। जो भी बचे हुए प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके लिए हम शीघ्र ही टेंडर प्रक्रिया से पुनः इसका आवंटन करेंगे। उधर अभिनेत्री सारा अली खान वाराणसी में नजर आई हैं। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर होने वाली प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुई हैं। बाढ़ के कारण प्रसिद्ध गंगा आरती घाट पर स्थित एक छत पर हो रही है। सारा अली उसी छत पर आपको नजर आई होंगी, इस आरती में शामिल हुई हैं। सारा ने आरती से पहले बाकायदा गंगा पूजन किया। इसके लिए बाकायदा उन्होंने संकल्प लिया और गंगा जल का पूजन करके अपनी आरती पूरी की। सारा आरती करते हुए पूरी तरह से आध्यात्म और भक्ति में लीन नजर आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत में निर्यात होने वाली वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाया गया है, जिसमें अब कई उद्योगों में चिंता बढ़ी हुई है। हालांकि लखनऊ की अगर बात की जाए तो यहाँ की मशहूर चिकनकारी इंडस्ट्री पर इसका असर बेहद कम होगा। कारोबारियों का कहना है कि चिकनकारी का मुख्य बाजार गल्फ, अफ्रीका और दक्षिण एशिया है, जबकि अमेरिका में इसकी सप्लाई 1% से भी कम होती है। और हमारा पूरा हैंडमेड होता है, तो एक पूरा इसका एक अमाउंट निकालना तो नहीं पॉसिबल है, बट फॉर अ फैक्ट वी नो कि इट इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस फॉर अस बिकॉज वी यूज्ड टू एक्सपोर्ट अ लॉट फॉर home textiles there, but whatever the loss we will be incurring there, we'll try and cope up with the East Asian countries and Europe as well. Africa, East Asia, Europe, like that. हरदोई जिले से खबर है, जहां पर एक ऐसी कहानी जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, जिसमें 7 साल पहले पत्नी और मासूम बेटे को छोड़कर लापता हो गया एक युवक, जिसे मरा हुआ समझ लिया गया था, लेकिन अब सोशल मीडिया पर वो जिंदा नजर आया है, वो भी दूसरी महिला के साथ रील्स बनाते हुए। देखिए रिपोर्ट। ये कहानी शुरू होती है अप्रैल 2017 से। हरदोई के संडीला थाना क्षेत्र के मुरारनगर गांव की शीलू की शादी आटामऊ गांव के जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू से हुई। शादी के कुछ महीनों बाद ही दहेज के लालच में जितेंद्र और उसके परिवार ने शीलू को परेशान करना शुरू कर दिया। सोने की चेन और अंगूठी की मांग की गई। मांग पूरी न होने पर शीलू को घर से निकाल दिया गया। शीलू के परिवार ने दहेज उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद जितेंद्र अचानक लापता हो गया।
20 अप्रैल 2018 को उसके पिता हवलदार ने संडीला कोतवाली में गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई। जितेंद्र के परिवार ने शीलू और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया। शव गायब करने का इल्जाम भी ठोक दिया। पुलिस ने तलाश की, लेकिन कोई सुराग न मिलने पर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। मेरा नाम शीलू है, मुरादनगर सोम संडीला की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 2017 में विधि विधान रीति रिवाज के साथ हुई थी। मेरा एक बेटा है। मेरे पति लापता में उनके परिवार वालों ने एफआईआर की रिपोर्ट दर्ज कराई, जो कि मुझे मेरी और मेरे परिवार वालों की जानकारी में नहीं थी। इधर शीलू मायके में लौट आई। 2018 में उनका एक बेटा भी पैदा हुआ। पिछले 7 सालों से वो छोटी सी झोपड़ी में बेटे के साथ रहती हैं। पति जितेंद्र को मरा मानकर जीवन काट रही थी, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक रील ने सब कुछ बदल दिया। शीलू मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल कर रही थी, तभी उन्हें जितेंद्र दिखाई दिया। लुधियाना में किसी दूसरी महिला के साथ। दोनों कई गानों पर डांस करते, रोमांटिक पोज देते नजर आ रहे थे। कुछ वीडियो घर में तो कुछ पार्क में शूट किए गए। शीलू को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने कई ऐसे वीडियो शेयर किए जिसमें जितेंद्र खुशहाल लग रहा है, जबकि यहाँ परिवार दुखों में डूबा है। अब मुझे रील्स के माध्यम से पता चलता है कि वो लुधियाना में रह रहे हैं और महिला के साथ रील्स बनाते हैं और शादी भी की है।